हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य क्या कहता है? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ेंगे देहली आवृत्ति। आवृत्ति क्या कहता है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। इसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। इसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे निरोधी विभव। आगे क्या पढ़ेंगे? निरोधी विभव। ये क्या कहता है? निरोधी विभव कैथोड के सापेक्ष एनोड पर दिया गया वह ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। निरोधी विभव क्या कहता है कि निरोधी विभव कैथोड के सापेक्ष एनोड पर दिया गया वह ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। मतलब धातु की दो छड़, मतलब मान लो धातु की दो छड़, एक एनोड है एक कैथोड है, तो कैथोड के सापेक्ष एनोड पर दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। जो कि इम्पोर्टेंट भी है। कार्यफलन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। मतलब ये धातु की सतह है, धातु की सतह है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इसको धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी, इसको कार्यफलन कहते हैं। फाई नॉट, फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं? फाई नॉट इक्वल टू एच म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वो है देहली आवृत्ति, मतलब म्यू नॉट। और इसी को लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं लैम्डा नॉट। लिख लेते हैं कि फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, इसी को लिख सकते हैं एच सी अपान में लैम्डा नॉट, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं कार्यफलन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके निम्नलिखित कारक है। जैसे कि नंबर 1 कहता है अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। मतलब जब धातु ही अलग अलग हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए भिन्न भिन्न ऊर्जा की आवश्यकता होती, जो कि बिल्कुल सही है। तो अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। नंबर 2 क्या कहता है? कार्यफलन धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। जिस प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या कहता है? कार्यफलन धातु के गुणों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, धातु के गुणों पर निर्भर करता है। ये 3 ही है कार्यफलन को प्रभावित करने वाले कारक। जो अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या उत्सर्जन। ये क्या कहता है? आइए देखते हैं। ये कहता है कि जब किसी धातु की सतह पर
जब किसी धातु की सतह पर निश्चित या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। यह घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाता है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए धातु की सतह है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रकाश से ऊर्जा आई है। जब इस पे प्रकाश डाला जाता है तो जो प्रकाश की अधिकतम आवृत्ति को अवशोषित करके धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है। और जब धातु की सतह इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो धारा उत्पन्न होती है उसी को प्रकाश धारा कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसी को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसी को प्रकाश धारा कहते हैं। और उसके कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम के आव्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये देखते हैं। पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जो कि आइंस्टीन के बारे में कोई मतलब पेपर में लिख के आओगे या ना लिख के आओगे इससे मतलब कोई महत्व नहीं है, पर ये जानना आवश्यक है कि सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अब यहाँ से देखिए इम्पॉर्टेंट है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अब देखिए, जो कि इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, यहीं से शुरू होता है। क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलती है जिसे फोटॉन कहते हैं। पूछा जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो आप इतना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से लिखिएगा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलती है जिसे फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है। अब इसको समझ लेते हैं। यही मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, अब इस पे प्रकाश की ऊर्जा जो आती है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आती है। तो ये अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा को, जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा को प्राप्त करके इस धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। धातु की सतह से, मान लीजिए धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में आया है ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है इसकी। तो ये ऊर्जा आ रही है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको धातु की सतह से निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेगा।
और इससे बाहर निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को ख़त्म कर देगा। तो इसके पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गतिज ऊर्जा के रूप में करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को धातु की सतह से निकलने के लिए खर्च कर देगा। बची 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकाश से आने वाली ऊर्जा पैकेटों व छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में आती है। बंडलों के रूप में आती है। जब ये बंडलों के रूप में आएगी धातु की सतह में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो प्रकाश से आने वाली ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को धातु की सतह से बाहर निकलने में खर्च कर दिया। तो उसके अंदर अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बची, जो उस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च कर देगा। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलती है, जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है, जहां h प्लैंक नियतांक एवं v प्रकाश की आवृत्ति है। v क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। अब आइंस्टीन के अनुसार जो अभी हम समझाए हैं बस वही ही लिख देना है कि जब प्रकाशग्राही धातु की सतह पर फोटॉन आपतित होता है तो एक फोटॉन अपनी सभी ऊर्जा को धातु की सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा को 2 रूपों में व्यक्त करता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो आने वाली ऊर्जा है ये धातु की सतह पर ये प्रकाश से आने वाली ऊर्जा है, ये धातु की सतह में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को वो अपनी सभी ऊर्जा देगी और वो उसे 2 रूपों में क्या कार्य करेगा, एक गतिज ऊर्जा के रूप में, एक धातु से निकलने के रूप में, कार्यफलन के रूप में। धातु से निकलने में किसकी आवश्यकता होती है? कालफलन। तो जो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसी को हम कह सकते हैं कि एक कार्यफलन है, एक कार्यफलन है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो वही आइंस्टीन साहब भी कहे हैं कि जब प्रकाशग्राही धातु की सतह पर फोटॉन आपतित होता है तो एक फोटॉन अपनी सभी ऊर्जा को धातु की सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है, सिर्फ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा को, और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्राप्त ऊर्जा को 2 रूपों में प्रयोग करता है। बिल्कुल सही। अभी हमने देखा है किस रूपों में प्रयोग कर, तो 2 रूपों में प्रयोग करेगा। पहला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में, बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने देखा है, अर्थात कार्यफलन के रूप में, बिल्कुल सही। शेष ऊर्जा को गतिशील करने में अर्थात गतिज ऊर्जा में प्रदान करता है, बिल्कुल सही। जैसे कि ए, सूर्य से प्रकाश आया ए, इसको 2 रूपों में कार्य करेगा, एक कार्यफलन के रूप में प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में। के ई मैक्स कितना है? जैसे मैक्स उसकी अधिकतम ऊर्जा, मैक्स मतलब उसकी अधिकतम ऊर्जा। ई को क्या लिख सकते हैं? ई को हम लोग लिख सकते हैं एच म्यू और फाई नॉट को लिख सकते हैं एच म्यू नॉट। ये क्या है? ये आवृत्ति है, आवृत्ति। ये क्या है? ये देहली आवृत्ति है। ये क्या है? देहली आवृत्ति है। तो इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर को एम बी मैक्स स्क्वायर, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर
एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये हो गया। अब इसमें से H कॉमन ले लोगे, म्यू माइनस म्यू नॉट, मतलब यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसको भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं, इसको भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं, इसको भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं, मतलब कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं।